हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर दास क्लासेस। माय नेम इज गरिमा और आज मैं फिर से आपके सामने हूँ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो इलेक्शन स्टडीज होती हैं, जो लोग इलेक्शन की स्टडीज कंडक्ट करते हैं, वो कैसे नए नए मेथड्स को यूज करने लग गए हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, आज जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि हम कैसे स्लोगन्स की स्टडी के थ्रू पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या पॉलिटिकल जर्नी इंडिया की ट्रेस कर सकते हैं। जब हम स्लोगन्स की बात करते हैं तो इंडिया जैसी कंट्री में स्लोगन्स और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो यहाँ के मासेस है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या लिटरेट नहीं है पॉपुलेशन। कोई भी, अब हम में से कितने ही लोग होंगे जो वोट देने जाते हैं और पहले उससे पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देखते हैं कि इनके क्या पॉलिसीज है या ये क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं। आई थिंक वेरी फ्यू ऑफ अस। तो इसीलिए ऐसी कंट्री में स्लोगन्स और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी की साइकोलॉजी इम्पैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है वो इलेक्शंस को एक मोड़ देने में, जो शायद उस स्लोगन के बिना नहीं होता। और ये फैक्ट बात है, जब हम ट्रेस करेंगे जर्नी देन यू विल गेट टू नो कि जब जब बहुत फेमस हुए हैं कोई स्लोगन किसी पार्टी के और कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहे हैं लोगों को, तो वो पार्टी एक्चुअली में इलेक्शन जीती है उस साल का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम 1947 से देखें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1952 में पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं इंडिया में। और ये बहुत बड़ा सक्सेस था इंडिया की डेमोक्रेसी का, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, इतनी वास्ट पॉपुलेशन, उसमें भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है। अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर के लोग रहते हैं जहाँ पर, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर इतनी ज्यादा। ऐसी कंट्री में जहाँ इतना इलिटरेसी है, इलेक्शंस कंडक्ट करना ही बहुत बड़ी बात थी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। तो 1952 में जो इलेक्शंस थे उसके स्लोगन्स अगर हम देखें तो किस तरीके के थे। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने ये स्लोगन को यूज करा था। तो उन्होंने ये बोला था कि अपना कीमती वोट देकर देश प्रेम साबित करिए। तो इससे हम क्या ट्रेस कर सकते हैं, कैसा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रहा होगा उस समय का। तो इस समय जो स्लोगन आ रहे थे वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेचर के नहीं थे, क्योंकि एज सच कोई ऑपोजिशन भी नहीं एग्जिस्ट करता था उस समय। अगर रजनी कोठारी के वर्ड्स में हम बोले तो कांग्रेस सिस्टम था उस समय पे, यानी कि और पॉलिटिकल पार्टीज थी ऑपोजिशन में, बट ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को नेशनल लेवल पे चैलेंज कर पाती। तो ऐसे में जो स्लोगन्स थे, जैसे कि हमने ये देखा, ये लोगों को प्रमोट करने का था कि आप आइए और इलेक्शंस में वोट करिए, कितना इंपॉर्टेंट है आपका पार्टिसिपेशन एज अ सिटीजन। तो इस तरीके के स्लोगन हमें देखने मिले। अब पॉलिटिसाइजेशन कब होना शुरू होता है स्लोगन्स का, जब हम आगे जाके ये देखते हैं कि कांग्रेस कोलैप्स करने लगती है। जब कोई पार्टी की रूट्स वीक होंगी तभी ऑपोजिशन को चांस मिलेगा या स्पेस मिलेगा ग्रो करने का। तो जैसे कि 1962 का जब वॉर हार जाती है इंडिया चाइना से, तो उस समय पे ऑपोजिशन एंड स्पेशली जनता दल ऐसे स्लोगन्स लेके आते हैं कि नेहरू तेरी मौज, बाहर हमला अंदर फौज। तो ये क्या दिखाता है स्लोगन हमें, ये चीज दिखाता है कि कैसे ऑपोजिशन अटैक कर रहा है कांग्रेस की पॉलिसीज को, जो कि बहुत उटोपियन और बहुत आइडियलिस्टिक नेचर की पॉलिसीज थी नेहरू जी के टाइम की। तो वो कैसे स्लोगन्स लेते थे, हिंदी चीनी भाई भाई प्रमोट करने के लिए, फ्रेंडशिप के रिलेशंस एंड ऑल। बट देन दिस वाज अ रियलिटी चेक टू इंडिया कि नहीं, डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फिर इसके बाद हम आगे चले अगर, तो नेहरू जी की डेथ हो जाती है 64 में और लाल बहादुर शास्त्री आते हैं पावर में। तो जिस समय लाल बहादुर शास्त्री पावर में आते हैं उस समय का बहुत ही फेमस स्लोगन है, सबने सुना होगा, जय जवान जय किसान। इस स्लोगन से हमें देखने मिलता है कि अब कैसे रियलिस्टिक हो जाती है कांग्रेस अपनी पॉलिसी मेकिंग में, और जय जवान जय किसान जैसे स्लोगन्स देकर ये दिखाती है कि कैसे फूड क्राइसिस को वो टैकल करने की कोशिश करेगी थ्रू फार्मर्स, उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अपना डिफेंस भी बिल्डअप करेगी ताकि 1962 जैसी सिचुएशन दोबारा उसको फेस करने नहीं मिले। तो इस तरीके स्लोगन्स हम देखकर उस समय का पूरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो और आगे चलते हैं हम इस पॉलिटिकल जर्नी में। आगे अगर हम और जाएंगे तो हम देखेंगे जब इंदिरा गांधी आती हैं, 1960s का वो टाइम था जब फैक्शंस एक्चुअल में और ज्यादा ग्रो करते हैं, रीजनल उसमें भी और पार्टी में इंटरनली भी। तो कांग्रेस के अंदर भी फैक्शंस होने लग जाते हैं, जैसे कि जो ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस कहा जाता है। इंदिरा गांधी जो थी वो
नए लोगों को लेकर आगे बढ़ती हैं, और पुराने जैसे कि मोरारजी देसाई और ये सब लोग किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट उनके पास फेस नहीं होता है। तो इसलिए इंदिरा गांधी, जो कि गांधी परिवार से ही थी, वो एक अपॉर्चुनिटी थी वोट्स के लिए। तो इसलिए इंदिरा गांधी फेस रही, बट देन पुराने मेंबर्स को ज्यादा अच्छे से वो पॉलिटिक्स जानते थे, समझते थे उस समय की। तो इसका यूज, इस इंटरनल फैक्शन का यूज किस तरीके से ऑपोजिशन ने किया, ये हम स्लोगन के थ्रू देख सकते हैं। उस समय पे कांग्रेस ने खुलेआम पार्लियामेंट में ये स्लोगन बोल दिया था, इंदिरा गांधी को रेफर करा उन्होंने गूंगी गुड़िया कहकर। तो ये दिखाता है, बट देन वी ऑल नो कि इंदिरा गांधी वाज नॉट एट ऑल गूंगी गुड़िया, और उन्होंने बहुत ही बोल्ड पॉलिसीज बनाई है और बहुत ही बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी पावर को एग्जैजरेट करने में, बढ़ाने में। तो जब इंदिरा गांधी आती हैं पावर में, उनके स्लोगन्स आते हैं गरीबी हटाओ। तो ये उनका क्या दर्शाता है, उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज को दिखाता है कि वो कैसे प्रो पुअर पॉलिसीज लाएंगी, और कैसे उनका जो है लेफ्ट ओरिएंटेशन है, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करेगी पॉवर्टी एलिवेशन में या फिर कंट्री के डेवलपमेंट में। इसके बदले में ऑपोजिशन क्या बोलती है, गरीबी हटाओ के बदले में इंदिरा हटाओ। तो ये हम देखते हैं अब जो है स्लोगन्स का नेचर बहुत ही पॉलिटिकल हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है पार्टीज के बीच में। बाकी ऑपोजिशन को भी चांस दिख रहा है कि हाँ हम भी पावर में आ सकते हैं। फिर उसके बाद लेकिन जब इंदिरा गांधी पे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जजमेंट आता है कि हाँ उन्होंने मतलब गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल करा है कैंपेनिंग में अपनी, और करप्शन के चार्जेस उन पे लग जाते हैं, और रूलिंग आने ही वाली होती है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये ऑब्वियसली इंदिरा गांधी को बेयर नहीं हुआ और उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी। तो 1975 से 77 तक का टाइम हम देखते हैं कि इमरजेंसी में चला जाता है। इस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे वायलेशन होता है, इसलिए इसको बहुत डार्क फेज बोला जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का। जो ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं उनको बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है, और भी बहुत सारी जो इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 352 के अंडर, वो सब उन्होंने यूज करा। बट देन जब इमरजेंसी हटती है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है और भी पॉलिटिकल पार्टीज को और चांस मिल जाता है इसको यूज करने का इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, क्योंकि लोग ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि ऐसा फेज तो नहीं आना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं ऑपोजिशन कैसे स्लोगन्स को यूज करता है। तो ऑपोजिशन बोलता है, जैसे एक बहुत फेमस स्लोगन है उस समय का कि स्वर्ग से नेहरू करे पुकार, अब की बिटिया जाबो हार। तो ये बहुत ही मॉकरी वे में बोलते हैं उन्हें कि नेहरू भी ऐसा बोल रहे हैं अब तो, कि अब इंदिरा बस बहुत हो गया, अब आप हार जाइए। और भी बहुत फेमस स्लोगन्स आते हैं जैसे इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो इंदिरा गांधी इसके ऑपोजिशन में बोलती हैं कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कैसे स्लोगन्स बहुत ज्यादा हमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या पॉलिटिकल जर्नी इंडिया की ट्रेस करने के लिए हेल्प करती है। फिर हम अगर और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तो बहुत ही अनस्टेबल ये वाला समय था, क्योंकि जब एक इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हटती है तो एकदम से कोई पार्टी पावर में नहीं आ जाती है। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल फेज हमें देखने मिलता है इंडियन पॉलिटिक्स का, और 13 दिन की सरकार भी रही और ऐसे ऐसे करके एक फेज निकलता है। बट हम सीधे आते हैं अब अटल बिहारी के टाइम पे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं पावर में, तब ऑपोजिशन क्या ट्राई कर रहा होता है कि हम एक क्लियर और क्लीन फेस लेकर आए लोगों के सामने, मतलब जो करप्शन फ्री हो, और पुरानी, मतलब वो क्लेम करते हैं कि हम पुरानी कांग्रेस की तरह करप्ट नहीं है और हम एक क्लियर फेस के साथ सामने आ रहे हैं। तो कैसे स्लोगन आते हैं, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, कि अब आप एक चांस हमें भी देकर देखिए कि किस तरीके से हम भी परफॉर्म करते हैं। और एक्चुअली में ये स्लोगन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस बार जनता दल जीत जाती है। बट देन अगेन ये कोलिशन होता है और इनकी आपस में ही टसल रहता है, और इसीलिए ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। लेकिन होता क्या है, इस समय पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इस समय पे इंसिडेंट हो चुकी होती हैं, बहुत ही इस 13 मंथ्स के पीरियड में ही जितने में अटल बिहारी वाजपेयी जी पावर में रहते हैं। वो क्या थी, पहला तो कारगिल वॉर इंडिया जीत जाता है, और साथ ही साथ दूसरा पोखरण 2 का टेस्ट हो जाता है इस समय पे। तो एक तरीके से इंडियन मासेस पे इंप्रेशन तो उनका पड़ गया होता है कि हाँ भाई क्लियर इमेज है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं ये। तो 2004 में जब वो वापस आते हैं पावर में, ये पहली बार होता है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा अपना 5 साल का टर्म पूरा करती है। फिर उसके बाद अब हम और आगे चलते हैं। ऐसे ही ऐसे इंडिया का
टाइम चलता रहा और नए नए स्लोगन्स आते रहे। बट देन अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया रिदमिक स्लोगन्स उस टाइम पे जो बनते थे कि सुनने में अच्छे लगे, जल्दी इम्पैक्ट करे, से बहुत आगे बढ़ चुका है और अब ट्विटर पे हैशटैग वॉर्स होने लग गए हैं। तो अब कैसे 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 हम लोग ने देखा कि जब 2014 के इलेक्शंस हुए मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो कैसे ट्विटर वॉर चली एक पूरी कि अब की बार मोदी सरकार, या फिर हैशटैग अच्छे दिन आने वाले हैं, हैशटैग मोदी मोदी। तो अब के जो मासेस हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप है और आज के टाइम में बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और ये हमें बीजेपी से अच्छा एग्जाम्पल अभी तक नहीं देखने मिल सकता है कि किस तरीके से बीजेपी ने टेक्नोलॉजी या ट्विटर, फेसबुक का यूज करा, यंग इंडिया, हैशटैग यंग इंडिया, ऐसे स्लोगन्स जो थे पिछले टाइम में अब हैशटैग्स के फॉर्म में आने लग गए लोगों को कैप्चर करने में। एंड देन हमने देखा है कि इवेंचुअली बीजेपी बहुत ही ज्यादा भारी वोटों से जीत जाती है। लेटर ऑन कांग्रेस को रियलाइज होता है और कांग्रेस देखती है, राहुल गांधी देखते हैं कि अच्छा नहीं, अब हमें भी ऐसी पॉलिसीज अपनानी पड़ेगी, स्लोगन से काम नहीं चलेगा, तो वो भी इवेंचुअली इसमें आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब जब रेफाल डील का टाइम था तो हमने देखा किस तरीके से करप्शन के चार्जेस लगे मोदी पे। तो उस समय पे आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पे ट्रेंड करा कि चौकीदार चोर है, तो उसके बदले में बीजेपी रिटेलिएट करती है ट्विटर पे ही, हैशटैग मैं भी चौकीदार। तो अभी भी वो वॉर्स चल रहे हैं, बट कैसे फॉर्म चेंज हो गया है और किस तरीके से हम स्लोगन्स के थ्रू ट्रेस कर पाए अपनी पॉलिटिकल जर्नी। तो ऐसे ही नए नए मेथड्स जो है वो हमें देखने चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं और हमें हेल्प करते हैं पॉलिटिकल जर्नी ट्रेस करने में। थैंक यू, फिर मिलेंगे।